जय हिंद प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो पिछली सीरीज में पिछली क्लास में हमने ये 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। 30 क्वेश्चन तक टेनिस कार्ड की लंबाई तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज का नेक्स्ट पार्ट है, इस क्लास में हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मणिपुर नृत्य में प्राय निम्नलिखित में से किस हिंदू हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन मिलता है? तो प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य, इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जावरी बहने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जावरी बहने मणिपुर नृत्य से ही संबंधित है। और इस नृत्य में प्यारे साथियों, इस नृत्य में श्री कृष्ण के बचपन की कथाएं या उसका चित्रण मिलता है। मैं कुछ जानकारी आपको इससे संबंधित और भी दे देता हूं। इसमें समझना, मणिपुर जो नृत्य है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें मुख्य रूप से राधा कृष्ण की लीलाओं और भक्ति भाव का चित्रण मिलता है। यह नृत्य वैष्णव मत से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त मणिपुरी नृत्य में महिलाएं रासलीला प्रस्तुत करती हैं। वाद्य यंत्र के तौर पर इसे पखावज और मंजीरा और बांसुरी इसी नृत्य में बजाए जाते हैं। प्रसिद्ध कलाकार में राजकुमार सिंह जीत सिंह इसी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा राजकुमार सिंह जीत सिंह मणिपुर नृत्य के प्रमुख प्रख्यात नर्तक और गुरु रहे हैं। इसके अलावा चारुशीला देवी प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यान है, जिन्होंने इस नृत्य को देश विदेश तक लोकप्रिय बनाया था। इसके अलावा गुरु बाबू सिंह जो पारंपरिक रासलीला के श्रेष्ठ प्रस्तुतकर्ता रहे हैं। इसके अतिरिक्त मंजरी चतुर्वेदी और सौभाग्य सिंह। मंजरी चतुर्वेदी शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं, जिन्होंने मणिपुरी नृत्य की कई प्रस्तुतियां दी हैं। तो सौभाग्य सिंह तो व्यक्तियों के नाम याद रखना, राजकुमार सिंह जीत सिंह, चारुशीला देवी, गुरु बाबू सिंह, मंजरी चतुर्वेदी और सौभाग्य सिंह। मणिपुर, इसमें पखावज का इस्तेमाल होता है, मंजीरा का इस्तेमाल होता है, बांसुरी का इस्तेमाल होता है। प्रसिद्ध कलाकार राजकुमार सिंह जीत सिंह। इसके अलावा जावरी बहने, ये भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस कहते हैं, आरएसएस की स्थापना की गई थी? प्यारे साथियों, आरएसएस की स्थापना 1925 में की गई थी केशव बलिराम के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर नागपुर में स्थित है, नागपुर में। वर्तमान में मोहन भागवत इसके हेड बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य प्रसंस्करण में मक्के के पौधे से प्राप्त किस विधिक घटक को पानी या रस के साथ मिलाया जाता है और उबालकर फिलिंग बनाया जाता है और उत्पाद के एक चमकदार अर्ध स्पष्ट फिनिश दिया जाता है? तो कॉर्न स्टार्च है प्यारे साथियों। इसके बारे में समझ लेते हैं। कॉर्न स्टार्च, तो इससे संबंधित जानकारी है ये। क्वेश्चन है हमारा, जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किससे संबंधित है? तो प्यारे साथी, ये रुद्रदामन से है। रुद्रदामन, मैं आपको बता देता हूं, जो जूनागढ़ अभिलेख है ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इसे रुद्रदामन ने बनवाया था। रुद्रदामन के द्वारा ये बनवाया गया था, रुद्रदामन के द्वारा। प्यारे साथियों, सकंद गुप्त के शासनकाल में इनको बनाया गया था, सकंद गुप्त के शासनकाल में। और संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है ये रुद्रदामन। संस्कृत में जो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है, संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है। इसे रुद्रदामन ने बनवाया था। रुद्रदामन ने।
समझना। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी हम ले लेते हैं। जूनागढ़ शिलालेख सकंद गुप्त के शासनकाल से जुड़ा है। यह गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। इसमें सुधारों, बांध निर्माण, प्रशासनिक कार्यों का वर्णन है। इसके अलावा सकंद गुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। हूणों को पराजित किया था इसने। शिलालेख का लेखक पुष्पगुप्त राजा राजा का गवर्नर था पुष्पगुप्त। इसने उसका एक प्रकार से शिलालेख किया था। और बाकी रुद्रदामन के द्वारा, रुद्रदामन जो जूनागढ़ में स्थित है, रुद्रदामन इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है रुद्रदामन प्रथम। इससे संबंधित है। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो ये प्यारे साथियों लखनऊ के अंदर आयोजित हुए थे। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल किस शहर में आयोजित थे? तो लखनऊ में इनको आयोजित किया गया था। लखनऊ में आयोजित इनको किया गया था। तो समझना, स्वतंत्रता के बाद पहला राष्ट्रीय खेल 1953 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय खेलों का उद्देश्य देश भर के खिलाड़ियों को एक मंच पर लाना था। इसके अलावा आप ध्यान में रखना, इसकी शुरुआत 1924 में की गई थी इंडियन ओलंपिक गेम के नाम से। इंडियन ओलंपिक गेम के नाम से प्यारे साथियों, इसका भी ध्यान में रखना कि इसका आयोजन, नेशनल गेम का आयोजन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती है। और 2022 के राष्ट्रीय खेल जो हुए हैं वो गुजरात में हुए हैं। पहले तो कहां पे हुए थे? लखनऊ के अंदर हुए थे, यूपी में 1953 में। वर्तमान में जो पिछले साल जो हुए हैं, पिछली बार इससे लास्ट टाइम, वो 2022 में गुजरात में इनका आयोजन हुआ था, गुजरात में। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 1910 में मध्य भारत में खालिस्तान विद्रोह शुरू हो गया था। तो वो बस्तर विद्रोह है। ये बस्तर विद्रोह से संबंधित जानकारी है, इनको समझना। 1910 में भील जनजाति ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। ये इसका कारण था भूमि छीनना, करों का अत्याचार और उत्पीड़ना। ये कहां पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था, खंडवा, झाबुआ और धार जिले में। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना, प्रमुख नेता भीमा नायक था। इसके अलावा एक तेज सिंह था। भील विद्रोह जनजातीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रतीक माना जाता है और इस विद्रोह का नाम था बस्तर विद्रोह। बस्तर विद्रोह। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि खालिस्तान के संविधान से ली गई है? चुनाव की विधि, तो चुनाव की जो विधि है प्यारे साथियों, वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे अनुच्छेद एक चम्मन है, एक अनुच्छेद 55 है। अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रणाली है, चुनाव प्रणाली। और चुनाव प्रणाली का नाम क्या है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है। अनुच्छेद 54 में यह लिख रखा है कि इस प्रणाली में कौन कौन भाग लेंगे, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, कौन कौन भाग लेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो दो सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। आपको पता है लोकसभा के 545 मेंबर और राज्यसभा के 245 मेंबर। इन 245 मेंबर में जो 12 व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये 12 व्यक्ति ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। बाकी राज्यसभा के सभी मेंबर भाग लेंगे। ये जो 12 व्यक्ति हैं ये भाग नहीं लेंगे, इनको छोड़कर सभी मेंबर भाग लेंगे। लोकसभा में अब तो वर्तमान में 543 मेंबर लोकसभा में है और 543 के 543 मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा है, भारत के सभी राज्यों में जो विधानसभा है, वह दिल्ली, पांडुचेरी में जो विधानसभा है, विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक तरह से मैं आपको बता देता हूं, संसद में प्यारे साथियों, संसद के वे सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी कि डायरेक्ट तौर पे मैं आपको बता देता हूं, राज्यसभा के 12 लोगों को अनुच्छेद 80 के भाग 3 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करता है।
जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। बाकी राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, पहले लोकसभा में 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। अब उन 2 व्यक्तियों का चलन राष्ट्रपति के संसद के द्वारा बंद कर दिया गया है। अब वर्तमान में वो 2 व्यक्ति चुन के ही नहीं जाते। वर्तमान में 543 व्यक्ति लोकसभा में मौजूद हैं, तो 543 वो 245 में से 12 व्यक्तियों का निकाल दे मैं, तो 233 मेंबर राज्यसभा के, और प्रत्येक विधानसभा के जो मेंबर हैं, जो प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, उन सभी के मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। प्यारे साथियों, मैं आपको यह भी बता देता हूं, अनुच्छेद 60 में अनुच्छेद 60, जो अनुच्छेद 60 है, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया है। महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग होता क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे। प्यारे साथियों, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के महाभियोग में वे लोग भी भाग लेते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चयनित होते हैं, यानी कि 12 लोग। ये 12 लोग जिनको राष्ट्रपति चुनता है, ये 12 लोग भी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि वे कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। तो वे 12 लोग ही है। ये 12 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन ये 12 लोग राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। कई बार यह भी पूछा जाता है कि वे लोग कौन है जो राष्ट्रपति के महाभियोग में तो भाग नहीं लेते लेकिन चुनाव में भाग लेते हैं। तो वे लोग हैं विधानसभा के व्यक्ति। ये जो विधानसभा के व्यक्ति हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। और ये जो चुनाव की जो प्रणाली है प्यारे साथियों, ये हमने कहां से ली है? आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी भी लिए हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, इनको भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मदन सिंह चौहान, जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, खालिस्तान के एक लोक और सूफी गायक है। तो ये छत्तीसगढ़ के हैं प्यारे साथियों। वैसे मैं आपको बता देता हूं, गुरुजी का संबंध उत्तराखंड से भी है। उत्तराखंड से भी इनका संबंध है। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है। और मदन सिंह जो है, मदन सिंह जिन्हें गुरुजी के नाम जानते हैं, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक और सूफी गायक हैं। गीत गढ़वाली कुमायूनी संस्कृति पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की प्रमुख लोक नृत्य शैलियां एक जोड़ा है, एक छपेली है, एक चौफला है। यहाँ पे उन उत्तराखंड की लोक नृत्य शैलियों के बारे में वर्णन मिला है। जैसे जोड़ा, ये क्या है? समूह में गोल घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। छपेली क्या है? पुरुष और महिला जोड़ी बनाकर किए जाने वाला नृत्य है। चौफला क्या है? धार्मिक और पर्वों पर किए जाने वाला नृत्य है। थड़िया क्या है? कुमायूं क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। टुस्का क्या है? समूह नृत्य है जिसमें ताल और लय का विशेष सम्मान होता है। प्रमुख त्योहार भी हैं, जैसे हरेला है, फूलदेही है, बगवाल है, ये सारे के सारे गिया संक्रांति है, कुमायूनी होली है। ये सारे के सारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध त्योहार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। 11वीं जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जो जीती है, इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो समझना, हरियाणा ने जीती है या उत्तर प्रदेश ने? यह प्रतियोगिता खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। अतिरिक्त जानकारी में हरियाणा को भारत का खेल राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन में प्यारे साथियों यहाँ पे मिसप्रिंट है कुछ। क्वेश्चन में इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश दे रखा है, जबकि इसका राइट आंसर हरियाणा है। तो हरियाणा, क्योंकि ये हरियाणा ने ही जीती थी, ये हरियाणा के द्वारा ही जीती गई थी। तो प्रमुख खिलाड़ी भी हरियाणा से नीरज चोपड़ा है जो भाला फेंक से संबंधित है, बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक लेके आए। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक। साक्षी मलिक रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक। योगेश्वर दत्त कुश्ती से, विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग से जो भिवानी से हैं, सुरेंद्र कुमार हॉकी से हैं, गीता फोगाट कुश्ती से, बबीता फोगाट कुश्ती से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के बारे में क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, वांगला किस भारतीय नृत्य का राज्य का एक लोकप्रिय फसल उत्सव है? तो ये मेघालय का है। मेघालय का वांगला जो है ये मेघालय का
मेघालय का फसल उत्सव है, इसके बारे में समझना। यहाँ पे कुछ अतिरिक्त दे रखे हैं, जैसे पोइला बैसाख है, ये बंगाल का नववर्ष पर्व है जो फसल उत्सव पर दोनों में होता है। यह अप्रैल में मनाया जाता है, वैशाख माह के पहले दिन। इसे व्यापारिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन बंगाल में नए खातों की शुरुआत की जाती है। पश्चिम बंगाल की लोक कलाएं में छऊ नृत्य है, गंभीरा है, पट चित्रकला है। तो ये सारे के सारे दे रखे हैं यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतबिंत, बरामदा और कक्ष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिनय अंग हैं? तो ये अजंता की गुफाएं हैं। एक तो ये बरामदा जो कमरे के बाहर होता है उसके बारे में पूछ रखा है, तो ये अजंता की गुफाओं के बारे में है। अजंता की गुफाएं मैं आपको बता देता हूँ। अजंता की गुफाएं प्यारे साथियों 1983 में यूनेस्को की धरोहर में शामिल की गई थी। यूनेस्को की धरोहर में कब शामिल की गई थी? 1983 में। इसके अतिरिक्त 1983 में एक आगरा का किला, क्या क्या शामिल था? आगरा का किला। इसके अतिरिक्त ताजमहल, ये भी 1983 में। इसके अतिरिक्त अजंता, एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं भी और एलोरा की गुफाएं भी। और ये अजंता की तो है ही, अजंता की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सारे के सारे यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को के बारे में मैं बता देता हूँ प्यारे साथियों। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के अंदर स्थित है। यूनेस्को में भारत के 43 अमूर्त विरासत स्थल हैं, और 15 मूर्त विरासत स्थल हैं। सबसे नया जो हमारा स्थल यूनेस्को में जोड़ा गया है वो असम का मोइदम है। असम का मोइदम जो अहोम वंश की राजधानी हुआ करता था, ये अहोम वंश से संबंधित है। अहोम वंश से। तो क्वेश्चन था हमारा कि सतबिंत, बरामदा और कक्ष निम्नलिखित में से किस बौद्ध संरचना के अभिन्न अंग है? तो ये अजंता की गुफाओं के अभिन्न अंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ जानकारी भी देख लेते हैं, इससे जुड़ी कुछ जानकारी लिखी हुई है ना। तो सांची स्तूप के बारे में लिख रखा है। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश के भोपाल के पास विदिशा जिले में स्थित है। इसे सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। स्तूप बौद्ध धर्म से धार्मिक अवशेषों को रखने की जगह होती है। स्तूप के मुख्य भाग होते हैं, एक जो गुंबदाकार भाग होता है, एक हार्मिका, शीर्ष पर छोटा चाकोर मंच होता है, एक चैत्य वृक्ष या छात्रावली, एक तोरण होता है जो सजावटी प्रवेश होता है। अतिरिक्त जानकारी भी ध्यान रखना, सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। भारत के प्रमुख बौद्ध स्थल सांची, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, इनमें भी है। तो ये बौद्ध धर्म से कुछ रिलेटेड जानकारी दे रखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय मानसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? आकार देने में, तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर है। मैं आपको कुछ जो भारतीय मानसून है इसके बारे में बता देता हूं। एक तो मैं आपको बता देता हूं जो मानसून है, मानसून ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ये जो मानसून है ना, ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। मौसम शब्द से, जिसका अर्थ होता है मौसम में परिवर्तन। मानसून शब्द की जो व्याख्या की थी वो अल मसूदीन ने की थी। अल मसूदीन जो एक अरबी यात्री था। अल मसूदीन जो एक अरबी यात्री था, जो नागभट्ट के शासनकाल में आया था। नागभट्ट के शासनकाल में भारत आया था। नागभट्ट ये गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा था। गुर्जर प्रतिहार वंश का ये राजा हुआ करता था। मानसून प्यारे साथियों दो प्रकार से होती है। एक होती है दक्षिण पश्चिम मानसून और एक होती है उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में 90% वर्षा होती है
और उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में 10% वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून प्यारे साथियों कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूं। उत्तरी पूर्वी प्यारे साथियों ये भारत का उत्तर है और ये पूर्व है, ये नीचे दक्षिण है, यहाँ पे पश्चिम है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून यहाँ से उत्पन्न होगी, यहाँ से भारत में प्रवेश करेगी, और दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से प्रवेश करेगी। एक बार यहाँ पे क्वेश्चन देखना, यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय मानसून को आकार देना, पहला है तिब्बती पठार। तो दिखती ही बात है कि उत्तरी पूर्वी मानसून तो तिब्बत की पठार से ही निकल के आ रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, भूमिका नहीं निभाता, पूछा है तो ये तो भूमिका निभा रहा है। उष्ण कटिबंधीय अभिसारण क्षेत्र आईटीसी जोन जिसे बोलते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय प्यारे साथियों भारतीय मानसून को, उस भारतीय मानसून जो है ना उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय भारत की मानसून। उष्ण कटिबंधीय जो भारत की मानसून ना उसी को उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। भारत के बिल्कुल बीच से ना कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री रेखा, और 23.5 डिग्री रेखा से नीचे का इलाका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो भारत की जो मानसून है ना वो है ही उष्ण कटिबंधीय मानसून। एक है जेठ धारा, और जेठ धारा भी प्रभावित करती है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे उत्पन्न होता है, यहाँ पे ये किसी भी मानसून से संबंधित नहीं है, इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ किसी भी प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता, तो इसका राइट आंसर है ये भी ध्यान में रखना प्यारे साथियों। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में एंट्री करती है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में एंट्री करती है, उसके बाद यह आगे बढ़ जाती है। अच्छा, यहाँ से जो मानसून लौटती हुई आती है वो तमिलनाडु के तटों पर वर्षा करती है, जिसे लौटती हुई मानसून भी कहते हैं, तो तमिलनाडु के तट पे एक नदी बहती है जिसे कावेरी नदी कहते हैं। कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दोनों मानसूनों से जल ग्रहण करती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी और उत्तरी पूर्वी मानसून से भी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला है नॉन स्टिक तवे पर खालिस्तान की परत चढ़ाई जाती है, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की परत चढ़ाई जाती है। नॉन स्टिक तवे पर, जो तवा हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक में यूज होता है ना तवा, उसमें जो रोटी बनाने के लिए, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है जिसे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों तक दे औसत मजदूरी का कितना प्रतिशत भुगतान राहत के रूप में प्रदान किया जाता है। तो प्यारे साथियों अटल बीमित एक व्यक्ति कल्याण योजना है, ये कल्याण योजना है जिसमें 50% व्यक्ति को राशि वापस भरनी होती है और 50% का उसको मुआवजा दे दिया जाता है। तो ये योजना के बारे में है, कोई ज्यादा जानकारी इसके बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है आर्कटिक महासागर के तटीय उपतटों में से एक साइबेरियन उपतट पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीपीय उपतट है, इसका उपतटीय विस्तार कितना है? तो 1500 किलोमीटर का इसका उपतटीय विस्तार है। प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं कि 5 महासागर उपलब्ध है, 5 महासागर, जिसमें सबसे बड़ा जो महासागर है, सबसे बड़ा महासागर उसका नाम है प्रशांत महासागर। सेकंड जो महासागर है, सेकंड बड़ा जो महासागर है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। और थर्ड नंबर पर है हमारा हिंद महासागर। इसके अलावा एक आर्कटिक महासागर है और एक अंटार्कटिक महासागर है। कुछ जानकारी इसके बारे में और भी दे रखी है, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। यहां पे समझना पृथ्वी का सबसे बड़ा शेल्फ है ये, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, उस क्वेश्चन के बारे में ये, और चौड़ाई भी लगभग 1500 किलोमीटर ही है। यह रूस के उत्तरी तट पर स्थित है। इसके अलावा ध्यान रखना है भारतीय जो उपमहाद्वीपीय उपवर्त समुद्र तल का वह भाग होता है जो महाद्वीप का डूबा हुआ हिस्सा होता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक ओशियन है। तो ये समुद्रों के बारे में ही जानकारी थी सारी की सारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्तियों की सीमा के विषय में उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 162। राज्य की कार्यकारी से संबंधित है, जो राज्यपाल से संबंधित है प्यारे साथियों। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका की सीमाएं बताई गई हैं। मैं आपको बता दूं, यह शक्ति राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक सीमित है। अतिरिक्त जानकारी में ध्यान रखना, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक राज्य के कार्यपालिका से संबंधित है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी का प्रमुख होता है। तो ये सारे के सारे जो आर्टिकल है ये वाले 153 से 167 ये हैं तो कार्यपालिका से संबंधित, लेकिन इनडायरेक्ट वे से ये जुड़े हुए हैं राज्यपाल से ये जुड़े हुए हैं राज्यपाल से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने में बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किसके चलते होता है? तो निवल प्रत्यक्ष कर के चलते होता है। इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों निवल प्रत्यक्ष कर। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में हमने नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति आय कैसे पता लगाई जाती है, इन सब के बारे में डिटेल में हमने समझा है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब सरकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करती है, जब सरकार मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करती है, वृद्धि करना चाहती है, तो वह क्या करती है? तो सरकारी बॉन्ड खरीदती है। प्यारे साथियों, ये इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूं। सरकार जब भी मार्केट से पैसा निकालती है तो जितने भी सरकारी बॉन्ड होते हैं उनको खरीद लेती है, जिसके थ्रू मार्केट में पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड खरीद लेती है गवर्नमेंट। क्वेश्चन है अगला 49वां। 2014 में शुरू हुआ मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में 1970 और 1980 के दशक के खालिस्तान के समान है। तो आयात प्रतिस्थापन नीति, प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं, 1970 और 80 के दशक में आयात प्रतिस्थापन नीति शुरू की गई थी। और ऐसी ही नीति जो मेक इन इंडिया के द्वारा हम करते हैं, अपने देश में नए नए उद्योग खोलने के लिए जो सरकार ने 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है, वैसी ही नीति यहाँ पर शुरू की गई थी 70-80 के दशक में, जिसे आयात प्रतिस्थापन नीति कहते हैं। और आखिरी क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश कौन देता है? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। उम्मीद है प्यारे साथियों ये शिफ्ट आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं अगली शिफ्ट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।